नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल राज सर्वा स्टडी पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें शिक्षण विधि और व्याकरण के प्रश्न सम्मिलित हैं। इससे पहले हमारे 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, उनको ज़रूर देख लेना। इसी प्रकार इसी चैनल के माध्यम से रोज़ इसी तरह आपको अच्छे अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। अब आइए हम प्रश्नों की बात करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली कौन सी है? हमें पूछा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर जब हम बच्चों को कविता शिक्षण करवाते हैं तो कौन सी प्रणाली उपयुक्त रहती है? तो देखो साथियों, रसास्वादन विधि, गीत विधि या तुलना विधि या फिर कोई नहीं। तो साथियों में पता है कि तुलना विधि है वो बेस्ट रहती है, क्योंकि तुलना हम बच्चों को पहले हम कविता पाठ करवाते हैं, फिर उसका अर्थ बताते हैं। ये तुलना विधि के अंतर्गत ऐसा होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा तुलना विधि। नेक्स्ट प्रश्न देखो 2 नंबर का, भाषा एक नगर के समान है। भाषा एक नगर के समान है जिसके निर्माण में प्रत्येक मानव ने एक पत्थर रखा है। यह कथन किसने कहा था? तो साथियों, किसने कहा था? सुमित्रा नंदन पंत, पतंजलि, इमर्सन या फिर महात्मा गांधी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये परिभाषा किसने दी थी साथियों? इमर्सन। याद रखना, इमर्सन ने कहा था कि भाषा एक नगर के समान है जिसके निर्माण में प्रत्येक मानव ने एक पत्थर रखा है। ऐसा किसने कहा था? इमर्सन ने। नेक्स्ट प्रश्न देखो 3 का, ओवरहेड प्रोजेक्टर किस प्रकार की सहायक सामग्री है? हमें पूछा साथियों, ओवरहेड प्रोजेक्टर वो किस प्रकार की सहायक सामग्री है? सहायक सामग्री से 1-2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं हमसे। तो देखो बताना, श्रव्य, दृश्य या फिर सभी? तो साथियों हमारा राइट आंसर होगा वह होगा दृश्य। ओवरहेड प्रोजेक्टर में सर्वे सुनाई नहीं देता है, इसमें सिर्फ दिखाई देता है। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर पूछे तो क्या बताओगे आप? दृश्य बताना है। नेक्स्ट प्रश्न देखो 4 नंबर का, सूत्र विधि का प्रयोग किस विषय की व्याकरण की शिक्षा देने में किया जाता है? तो साथियों, जब भी हम बच्चों को व्याकरण की शिक्षा देते हैं तो साथ में हम सूत्र बताते हैं। तो सूत्र विधि का प्रयोग करते हैं। ये किस विषय में करते हैं? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, प्रादेशिक भाषा। तो साथियों ऐसा हम करते हैं संस्कृत विषय पढ़ाते समय। संस्कृत विषय में जब हम व्याकरण सिखाते हैं तो बच्चों को साथ साथ में सूत्र विधि का प्रयोग करना भी सिखाते हैं। तो राइट आंसर होगा संस्कृत। नेक्स्ट प्रश्न देखो 5 का, गीत प्रणाली विधि से किसकी शिक्षा दी जाती है? तो गीत प्रणाली विधि से किसकी शिक्षा दी जाती है? कहानी शिक्षण, गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण या फिर उपयुक्त सभी? बहुत ही अच्छा प्रश्न साथियों, यहाँ पर डाउट मत होना। हमें पूछा गीत प्रणाली, तो साथियों में पता है गीत प्रणाली हम पद्य शिक्षण के अंतर्गत ऐसा हम करते हैं। पद्य शिक्षण मतलब जिसमें कविताएं आती हैं, हम जैसे गीत के लय के माध्यम से गाकर बताते हैं, वो किस में था? गीत प्रणाली में। तो पद्य शिक्षण के अंतर्गत हम ऐसा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो 6 नंबर का, कौन सी लेखन विधि में छात्र अपनी गलतियां स्वयं सुधारते हैं? ये सब नहीं है साथियों, यहाँ पर मिस्टेक हुई है। क्या होगा? स्वयं। कि कौन सी लेखन विधि है जिसमें छात्र अपनी गलतियां स्वयं सुधारता है? तो देखो, मोंटेसरी विधि, पेस्टोलॉजी विधि, जैकटॉक विधि या फिर सभी? तो साथियों हमारा आंसर होगा वह जैकटॉक विधि। ये जैकटॉक विधि क्या होती है? जैकटॉक विधि साथियों, इसमें अध्यापक बोर्ड पे लिखता है और बच्चे पीछे पीछे देखकर लिखते हैं। तो ये कौन सी होती है? जैकटॉक विधि होती है। तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर का, मूल्यांकन का आवश्यक गुण है। मूल्यांकन का आवश्यक गुण है वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता या फिर सभी? तो साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें हमें पता है कि जब मूल्यांकन अच्छा करना है तो उनमें आवश्यक गुण कौन से होंगे? वस्तुनिष्ठता भी हाँ मूल्यांकन में होनी चाहिए, विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, वैधता भी होनी चाहिए। तो राइट आंसर होगा सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखो, निगमन विधि होती है। हमसे पूछा है कि निगमन विधि कौन सी क्या होती है? छात्र केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, शिक्षक बच्चे दोनों केंद्रित या फिर कोई नहीं? तो साथियों में पता है कि निगमन विधि सिर्फ और सिर्फ शिक्षक केंद्रित होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सबसे पहले अध्यापक बच्चों को नियम बनाना सिखाते हैं। तो मतलब ये जैसे अध्यापक नियम बनाना सिखाता बच्चे वैसा ही फॉलो करते हैं। तो इस बिल्कुल शिक्षक केंद्रित विधि होगी। नेक्स्ट प्रश्न देखो 9 नंबर का, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? भाई प्राथमिक स्तर पर जब भी हम छात्रों बच्चों को भाषा शिक्षण करवाते हैं तो हम उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या माना है?
पाठ्य पुस्तक, व्याकरण का ज्ञान, ये पूरा फुल है व्याकरण का ज्ञान होगा कि भाषा प्रयोग के अवसर या फिर सभी। तो साथियों में पता ही प्राथमिक स्तर पर पूछा मतलब छोटे बच्चों के लिए, तो छोटे बच्चों को जितना बोलने का मौका मिलेगा वो उतना ही अच्छा भाषा शिक्षण उनका मजबूत होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, भाषा प्रयोग के अवसर। देखो प्रश्न नंबर 10, सर्वे सामग्री नहीं है, हमसे पूछा इसमें सर्वे सामग्री नहीं है। कैसेट, लिंग्वाफोन, माइक्रोफोन या फिर बुलेटिन बोर्ड। तो साथियों में बताना यहाँ पे सर्वे सामग्री नहीं है जिसमें हमें सुनाई नहीं देता, वो कौन सा है, वो पूछे सामग्री। कैसेट में बिल्कुल सुनाई देता है, लिंग्वाफोन बिल्कुल ये सुनने के लिए है, माइक्रोफोन ये भी सुनने के लिए, पर बुलेटिन बोर्ड में सिर्फ हमें जैसे डिजिटल लाइट होती है उसमें दिखाई देता हमको सिर्फ। तो सर्वे नहीं है, क्या है, दृश्य है। ये कौन सी सामग्री, दृश्य सहायक सामग्री होगी। नेक्स्ट प्रश्न देखो 11 का। अब हमारे व्याकरण के अच्छे अच्छे प्रश्न हैं उनको देखते हैं। पहला प्रश्न है 11 का व्याकरण का, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। हमें यह पूछा कि 4 ऑप्शन दिए, इनमें स्त्रीलिंग शब्द पूछा साथियों। अच्छा प्रश्न देखो, युद्ध, संचार, विजय, धर्म। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है साथियों, थोड़ा दिमाग लगाओ इस पर, कौन सा होगा। तो राइट आंसर होगा हमारा विजय। विजय होता नहीं, विजय होती है। जब पढ़ने में हमें लगता है ये पुल्लिंग होगा, पर विजय साथियों याद रखना स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। विजय होती है, जैसे उसकी युद्ध में विजय हुई। जब भी ऐसे शब्दों को देखना हो तो किसी वाक्य में प्रयोग करके देखो, पता चल जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, विजय। प्रश्न देखो 12 का, मोहन नहा धो चुका है, रेखांकित में कौन सा पदबंध है। हमें यहाँ पर ये रेखांकित किया हुआ यहाँ तक पूरा, मोहन नहा धो चुका है। तो साथियों हमें यहाँ पे पदबंध बताना है, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध या फिर क्रिया पदबंध। तो साथियों जहाँ पर भी पदबंध बताना हो तो वहाँ पे जहाँ पे लास्ट अंडरलाइन है वहाँ पे पकड़ो आप शब्द को। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये है चुका है, यहाँ पे अंडरलाइन लास्ट यहाँ तक है। तो चुका है, चुकी, ये क्या है साथियों क्या है, ये क्रिया की है। तो ये क्या होगा हमारा, क्रिया पदबंध। मोहन नहा धो हो चुका है, तो क्या होगा हमारा, क्रिया पदबंध यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न देखो 13 का, सही बहुवचन रूप नहीं है। हमें आपसे पूछा बहुवचन रूप के, बहुवचन है वो रूप सही नहीं है, वो बताना हमको। रुपया है, इसका क्या बनेगा, रुपया एक वचन, इसका क्या बनेगा, रुपये बहुवचन, बिल्कुल सही है। मुनि का ये अच्छा प्रश्न, मुनि, ये भी मुनि एक वचन में भी ऐसे ही होता है और मुनि बहुवचन में भी सेम ऐसे ही लिखा जाता है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, रेल का क्या होगा, रेलैया भी अच्छा है। देखो इसमें रेल का क्या होगा, रेलैया बहुवचन हो गया। पर देखो गुड़िया, ये क्या साथियों, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर गुड़िया का क्या होगा, गुड़िया, ये इसने गलत दे रखा। यहाँ पे होगा गुड़िया का शुद्ध गुड़िया, या के ऊपर चंद्र बिंदु आएगा हमारे इस तरह, तो शुद्ध ये होगा। तो ये बहुवचन इसका ये बनेगा, न कि गुड़ियाएँ। तो गुड़िया एक वचन में ये है और गुड़िया बहुवचन में ऐसे बनेगा। अगला प्रश्न देखो 14 का, पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है। हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें पुल्लिंग शब्द नहीं है वो बताना। पुल्लिंग वाला, हाथ ये बिल्कुल पुल्लिंग है, सदो, उपदेश, वाक्य और संध्या। तो साथियों सीधा सा यहाँ पर क्या होगा, संध्या, ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, ये पुल्लिंग नहीं है। तो राइट आंसर हमारा 3 नंबर का होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो 15 का, लोहा मानना मुहावरे का क्या अर्थ है। लोहा मानना मुहावरे का क्या अर्थ है, या मुहावरा दिया इसका अर्थ पूछा है। अधीनता स्वीकार करना, प्रतिपक्षी की महत्ता स्वीकार करना, श्रेष्ठता स्वीकार करना या फिर सभी। तो साथियों में पता, लोहा मानना, हम किसी की अधीनता स्वीकार करते हैं, कब करते हैं, जब हम बिल्कुल लोहा मान जाते हैं। प्रतिपक्षी की महत्ता स्वीकार करना, मतलब ये तीनों एक ही अर्थ दे रहे हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा सभी। राइट आंसर क्या होगा, सभी। नेक्स्ट पॉइंट देखो साथियों 16 का, सही विलोम कौन सा नहीं है। सही विलोम कौन सा नहीं है। लंबा का क्या होगा साथियों, ठिगना, पतला का मोटा, यश का अपयश। बताओ इनमें कौन सा होगा साथियों। तो साथियों हमारा राइट आंसर होगा, जीत का पराजय नहीं होता, जीत का होता है हार। क्या होता है, हार जीत। यश का अपयश बिल्कुल सही है, पतले का मोटा बिल्कुल सही है, लंबे का क्या होगा, ठिगना होगा, पर ये सही नहीं है। जीत का क्या होगा, पराजय नहीं, क्या होगा, हार होगा। तो राइट आंसर हमारा 3 नंबर का ऑप्शन होगा।
प्रश्न नंबर देखो 17 का, भाववाचक संज्ञा कौन सी है? यहाँ पे हम पूछिए भाववाचक संज्ञा बतानी साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, भूख दयालु, आनंद ईमानदार, चढ़ाई मिठास, प्यास या फिर मीठा। तो साथियों हमें यहाँ पर बतानी है भाववाचक संज्ञा। पर देखो जैसे भूख और दयालु, तो देखो ये क्या है, विशेषण शब्द है। दयालु क्या है, वह दयालु आदमी, आदमी की विशेषता क्या, दयालु, तो ये तो हमारा ऑप्शन यहाँ से कट गया। आनंद या फिर ईमानदार, यहाँ पे देखो ईमानदार आदमी, आदमी क्या है, उसकी विशेषता क्या, ईमानदार, ये भी क्या होगा, विशेषण। हमें पूछिए भाववाचक संज्ञा, ये भी कट गया। अब देखो चढ़ाई और मिठास, मिठास क्या साथियों, हमें मिठास में भाव व्यक्त होता है, पर क्या यहाँ पे दिखाई नहीं, मतलब मिठास या फिर मिठाई, क्या मिठाई और मिठास, इन दोनों में अंतर साथियों। मिठास क्या हमारा भाव व्यक्त कर रहा है, तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा, ये भाववाचक संज्ञा का ऑप्शन है। जैसे प्यासा आदमी, मीठा फल, ये सारी क्या विशेषता बता रहे हैं, पर यहाँ पे देखो चढ़ाई और मिठास ये क्या भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। इनको पहले किसी शब्द के आगे रख के पता कर लो कि विशेषण है या फिर भाववाचक संज्ञा। जैसे प्यासा कौवा, तो कौवा कैसा, प्यासा है। मीठा फल, फल कैसा, मीठा, क्या हो गई विशेषता। देखो ईमानदार आदमी, आदमी क्या है, ईमानदार है। दयालु व्यक्ति, व्यक्ति क्या दयालु है वो। तो इस प्रकार ही हमें इनसे पता चला कि विशेषता बता रहे हैं सारे शब्द, पर चढ़ाई और मिठास क्या हमारे भाववाचक की संज्ञा हो गई। नेक्स्ट प्रश्न देखो 18 का, विजय का संधि विच्छेद क्या होगा साथियों? हमें बताना है विजय का संधि विच्छेद। वी धन जय, विज धन ए, विजय धन ए और विजय धन ए। तो साथियों हमारे यहाँ पर संधि कौन से होगी, वो होगी विजय धन, क्या संधि विच्छेद होगा, विजय धन ए। क्या बनेगा, ए बनेगा। ए किस में बनता है, अयादी संधि में। तो क्या होगा, ए आय अव और आओ, ये सारे किस में बनते हैं, अयादी संधि में आती है। देखो विजय, इसको हम तोड़ेंगे तो ए निकल कर आएगा, और ए निकल कर आए, वहाँ पर संधि कौन सी होती है हमारी, अयादी संधि होती है। ये अयादी संधि किसका है, स्वर संधि का एक भाग है। नेक्स्ट प्रश्न देखो 19 का, हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अनिल, मारुत, अनल या फिर समीर। तो साथियों में बताना है यहाँ पर हवा का पर्यायवाची इनमें से एक नहीं है। अनिल किसको बोलते हैं, अनिल किसका है, हवा का पर्यायवाची है। मारुत, ये जैसे हनुमान जी हवा में उड़ते थे, तो ये मारुत इस प्रकार याद रख सकते हो। समीर भी हवा का, पर देखो एनल, एनल क्या साथियों, एनल का अर्थ होता है आग। एन, इसको याद कैसे रखोगे, नल, नल कब काम में लेते हैं, जब कहीं पर आग लगी होती है, तब उनको नल से हम पानी के काम में लेते हैं। तो ए लगा दिया, तो एनल क्या हो गया, ये आग का, न कि हवा का। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा साथियों, यहाँ पर एनल है, ये पर्यायवाची हवा का नहीं है, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अंतिम प्रश्न है, रास्ता भूल गई वाक्य में कौन सा काल है? रास्ता भूल गई वाक्य में कौन सा काल है, हमें काल बताना साथियों। सामान्य भविष्य काल, पूर्ण भूतकाल, आसन भूतकाल और सामान्य भूतकाल। तो साथियों हमें पता है कि यहाँ पर रास्ता भूल गई, ये सामान्य भूतकाल है, सामान्य भूतकाल अर्थ दे रहा है। तो राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन। तो साथियों इस प्रकार हमारी ये अच्छे अच्छे प्रश्न है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, जिससे आपके आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास से मिल चुकी है। धन्यवाद साथियों।